राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2, जिसका सब्जेक्ट रहेगा हमारा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट यूनिट ऑफ पेपर 2 कंप्यूटर साइंस। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, goals of operating system, types of operating system, dual modes operation in operating system, and some miscellaneous terms like linking and loading. So let's start from our first topic, introduction to operating system. वैसे तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो हम एक बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ उसके की पॉइंट्स के थ्रू ही मैं डिस्क्राइब करूँगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बहुत वाइड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे ओवरऑल सिस्टम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उनकी परफॉर्मेंसेस को, डिवाइसेस को रिसोर्स एलोकेट करवाता है और उसको करेक्ट और इनकरेक्ट ऑपरेशंस को प्रिवेंट करवाता है, इन्फ्रेंस देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जो हर एक चीज़ मैनेज की जाती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, चाहे वो पीसी हो चाहे फिर लैपटॉप हो। तो अब हम डायरेक्ट करते हैं की पॉइंट्स के थ्रू। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएटर बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इसको हम मेन डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि ये एक एज ए ब्रिज के जैसा काम करता है एक यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ये इंटरमीडिएटर है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। जैसे अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हमें इंटरेक्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद हो जाता है एंश्योर्स कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। हर एक प्रोग्राम बहुत ही एफिशिएंटली और कन्वीनियंटली, बहुत ही आराम से, ईजिली, स्मूथली वो परफॉर्म हो जाए, ये एग्जीक्यूशन हो जाए इसके अंदर। ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड मैनेजेस हार्डवेयर टू एंश्योर करेक्ट ऑपरेशन एंड प्रिवेंट इंटरफेरेंस। मतलब कोई भी हार्डवेयर ये ना हो कि अगर कीबोर्ड हमें हमारी एक प्रोसेस को चाहिए तो वो ट्रांसफ़र होकर दूसरी प्रोसेस की चला जाता है। तो हार्डवेयर मैनेजमेंट में मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए। ये सब भी किसके ऑपरेशन किसके अंडर आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आ जाता है। उसके बाद हमारा मेन आता है कर्नल, द मेन प्रोग्राम रनिंग कॉन्स्टेंटली। कर्नल हमारा एक मोड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बिना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चल ही नहीं सकता। जो हमारा जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो भी हम कमांड्स देते हैं, इनपुट देते हैं, तो उनकी आउटपुट जो हमें साथ के साथ मिलती है, तो जो डाटा फेच करना होता है, सारी चीज़ जो भी होती है ना, वो कर्नल के थ्रू होती है। तो मेन प्रोग्राम में वो कॉन्स्टेंटली रनिंग पे रहता है, ये एक सेकेंड के लिए भी फ्री नहीं होता। कर्नल की फंक्शनिंग के बारे में हम आगे और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके बाद आ जाता है एलोकेट्स रिसोर्सेज, मेमोरी, प्रोसेसर, डिवाइसेस एंड इन्फॉर्मेशन। ये हर एक रिसोर्स को एलोकेट करता है, किसको मेमोरी की ज़रूरत है, कब प्रोसेसर का चाहिए, कौन किस सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को कौन सा डिवाइस चाहिए, किस इन्फॉर्मेशन की कौन सी प्रोसेस में ज़रूरत है, कौन से प्रोग्राम में ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये सब मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इंक्लूड्स मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिडल टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। मेमोरी मैनेजर मेमोरी को मैनेज करता है, प्राइमरी मेमोरी से डाटा फेच करना है, सेकेंडरी मेमोरी से करता है, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स को एंड फाइल सिस्टम को हैंडल करता है। तो जितना भी मैनेजमेंट का काम है सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आता है। जैसे अभी इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हमारे पास यूज़र 1 कंपाइलर का यूज़ कर रहा है, यूज़र 2 हमारे पास टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहा है, यूज़र 3 के पास असेंबलर है, एंड अप टू एन कोई भी लास्ट यूज़र है वो डाटाबेस सिस्टम पे काम कर रहा है। तो ये जिन पे जो भी आ जाता है ना, इसमें कुछ सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है, उन सब के अंडर कौन काम कर रहा है? यूज़र्स कर रहे हैं। मतलब हम जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कोई म्यूज़िक चला रहा है, किसी को वीडियो चलानी है, कोई भी काम कर रहा है, तो वो सारा किसके अंडर आ जाता है? सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आ जाता है। और सब उसके बीच में लिखा हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ब्रिज के जैसा काम कर रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में और सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में। तो सबसे लास्ट में कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया। तो ये जो हार्डवेयर मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल नहीं है, टेंजिबल देख सकते हैं, वो सारी चीज़ हमारी कंप्यूटर हार्डवेयर के अंडर आ जाती है। तो इनके बीच में जो इंटरमीडिएटर है ना, जैसे ये यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक मीडिएटर है, ब्रिज के जैसा काम करता है यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है हमारा गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे दो ही गोल होते हैं, एक प्राइमरी गोल होता है, एक सेकेंडरी गोल होता है।
प्राइमरी गोल में हमारा आ जाता है कन्वीनियंस और सेकेंडरी गोल में आ जाता है एफिशिएंसी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आया हुआ है पहले भी और अब भी कई बार रिपीट हो जाता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है कि कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। कन्वीनियंस क्या होता है? कंफर्टेबल, ईजी टू यूज़ हो जाता है, हमें ईजिली समझ में आ जाए। जैसे हमारे सामने कोई आइकन रखा है कि पेंट को अगर हम खोल के देखते हैं ना तो हमें पता चलता है ये पेंसिल है, उसके नीचे मेंशन है, इसको हम करेंगे तो ये पेंसिल है, ये कलर का काम करेगा, तो इसलिए वो कन्वीनियंट है, हम कंफर्टेबल है उसके साथ काम करने के लिए। और एफिशिएंसी में आ जाता है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करें जैसे 2+2 तो 4 आना चाहिए, ना कि वहाँ पे 5 या 6 आ जाए, मतलब इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए जो ईजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड हो ना, तो ये दोनों उसके प्राइमरी गोल्स के अंदर आ जाता है कि कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर आते हैं हमारे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस। ये बहुत ही बेसिक है और हम इजीली इनको समझ भी सकते हैं। जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, हर एक प्रोसेस को मैनेज करता है, कब कौन सी प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलेगी, कब खत्म हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो मैनेज करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी में कब प्राइमरी मेमोरी एलोकेट होगी, कब सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत है, कब कौन सी मेमोरी के लिए डाटा फेच करना है, कहाँ से फेच करना है, तो ये सारा आ जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, कौन सी फाइल किस फोल्डर में सेव होएगी, कौन सी सिस्टम में है, कहाँ पे है, कहाँ से निकालना है, किसका डाटा फेच करना है, तो सारी फाइल्स को मैनेज करना है, कब किस फाइल को ओपन करना है, सेव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो ये सारा फाइल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। उसके बाद आ जाता है डिवाइस मैनेजमेंट, हर एक डिवाइस को मैनेज करना होता है, कब कीबोर्ड की यूज़ है, कब माउस यूज़ किया जा रहा है, किस डिवाइस की एलोकेशन पे रिक्वेस्ट भेजी जा रही है, कब एक्सेप्ट की जा रही है, तो ये हर एक डिवाइस की मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आ जाती है। उसके बाद आ जाता है यूज़र इंटरफेस, कि यूज़र को कैसा इंटरफेस चाहिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस चाहिए, कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि यूज़र को कोडिंग आती है तो वो कमांड लाइन का इंटरफेस भी यूज़ कर सकता है, या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जैसे हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि यूज़र को कैसा इंटरेक्शन चाहिए। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस मतलब हर एक सिस्टम परफॉर्मेंस पे कंट्रोल होता है। ये नहीं है कि कोई भी चीज़ कहीं भी जा रही है, किसी को हर जगह डेडलॉक क्रिएट हो रहा है, तो ये हर एक चीज़ का मैनेजमेंट जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आती है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स, एक कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ता है कि जिस यूज़र को जौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना है, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, कंपाइल करवाना है, तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद एरर डिटेक्टिंग एड्स, कहीं पे कोई एरर अराइज हो रहा है, उसको कैसे डिटेक्ट करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे करेक्ट करना है, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जॉब अकाउंटिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। उसके बाद नेटवर्क मैनेजमेंट, कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, लैन वैन मैन, कैसे उसको हैंडल करना है, कब किसके पास कौन से सर्वर पे, कौन से क्लाइंट के पास क्या रिक्वेस्ट आई हुई है, तो ये जो नेटवर्क का भी जो इतनी भी मैनेजमेंट होती है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद होता है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। कितनी भी मैनेजमेंट हो, अगर उस चीज़ की, किसी भी डिवाइस की, किसी भी पीसी की या लैपटॉप में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। अगर हमारा डाटा सिक्योर ही नहीं है, हम उसे प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर हमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारे लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं होगा। इसलिए सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट भी जो भी होती है वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। फंक्शंस के बाद हमारे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास 6 टाइप्स के होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। और वहीं अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसको भी आगे डिवाइड किया गया है, हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। उसके बाद नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के भी 2 टाइप्स होते हैं, पीयर टू पीयर सिस्टम एंड क्लाइंट सर्वर सिस्टम। और लास्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट टाइप हमारा आ जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, इट डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंप्यूटर एंड द ऑपरेटर ग्रुप सिमिलर जॉब्स इनटू बैचेस। इसका जैसे कि अभी एग्जांपल में दिखाया गया हमें कि यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र n अप टू, मतलब इनके हर एक के पास अपनी एक एक जॉब है, एक एक टास्क है जो इन्हें कंप्लीट करवाना है स्पेसिफिक। तो एक इसके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है। ऑपरेटर क्या करता है, इन सब में से सिमिलर जॉब्स को फाइंड आउट करके उनका एक ग्रुप बना देता है। उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं बैचेस। बैचेस में डिवाइड कर देते हैं आगे फर्दर। तो ये सिक्वेंशली जैसे जैसे जॉब आती जाती है, फर्स्ट जॉब आई फर्स्ट बैच में अगर उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने
वर्ड का भी काम दे रखा है और एक्सेल का भी काम दे रखा है कंप्यूटर को। तो हमने अपनी डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन, कंट्रोल यूनिट, स्टेटमेंट्स सब कुछ उसको प्रोवाइड करवा दिया है, जो भी हम इंफॉर्मेशन दे सकते थे। तो उसके बाद एक ऑपरेटर उसमें से फाइंड आउट करेगा कि कौन कौन सी जॉब्स सिमिलर हैं, कॉमन है, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है कि हम एक सेम ही लेवल पे काम करना है हमें हर एक फाइल में। तो वो उनका एक ग्रुप बना के उनको बैचेज में डिवाइड कर देता है। फिर जैसे जैसे फर्स्ट जॉब को फर्स्ट सिक्वेंशली उसको प्रोसेस करता है, उसके बाद सेकंड जॉब, थर्ड जॉब, वो बैचेज में फर्दर डिवाइड कर देता है, ताकि वो रिपीटेशन में उसको इजी हो जाए। वो काम एक बार उसने रिपीट कर लिया तो वो बहुत ही ईजिली आगे फर्दर बाकी फाइल्स पे भी काम कर सकता है। तो उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में टास्क को लाया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिमिलर जॉब्स का ग्रुप बना के उनको बैचेज में डिवाइड कर देते हैं, और ये बहुत ही ईजी टू यूज़ होते हैं रिपीटेटिव टास्क के लिए, जो ज़्यादा लंबे लंबे टास्क होते हैं हमारे। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की एडवांटेजेस क्या होती है? शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, minimal idle time, and the last one efficient for managing repetitively large task। बहुत सारे यूज़र्स इसको शेयर कर सकते हैं। जैसे हमें बस एक इंस्ट्रक्शंस देनी होती है यूज़र को कि मुझे ये स्पेसिफिक टास्क करवाना है, उसके बाद ऑपरेटर को सारी चीज़ें हैंडल करनी है, सिमिलर जॉब्स का ग्रुप बनाना होता है, बैचेज में डिवाइड करना होता है। तो इसीलिए इसमें कितने भी यूज़र इसको यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमल आइडल टाइम, मतलब बहुत ही कम टाइम मिलता है सीपीयू को फ्री होने के लिए, वो उसको आइडल नहीं रहने देता। तो एक बैच के बाद सेकंड बैच सिक्वेंसली जैसे जैसे जॉब आती जाती है वो काम करता रहता है, तो रिपीटेटिवली टास्क होते रहते हैं, इसीलिए उसको टाइम नहीं मिलता फ्री होने का। बहुत ही कम आइडल टाइम होता है सीपीयू का इसके अंदर। उसके बाद होता है रिपीटेटिवली लार्ज टास्क के लिए उनको मैनेज करना इसके लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि इसने ग्रुप्स डिवाइड कर लिए हैं सेम जॉब्स के कि हाँ ये जॉब के अंदर मुझे वर्ड का काम करना है, सेकंड जॉब में मुझे एक्सेल करना है, थर्ड में पीपीटी करना है। तो अगर एक बार वो टास्क परफॉर्म कर लेगा उसके बाद उसके लिए ईजी हो जाता है, रिपीटेशन ही करनी होती है उसे। उसने अपने अंदर स्टोर कर लिया कि मैंने कौन सा टास्क किस बैच में या ग्रुप में परफॉर्म किया है, तो वो ईजिली उसको मैनेज कर लेता है। बहुत ही लंबे लंबे टास्क भी ईजिली एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट हो जाते हैं इसके अंदर। अब जैसे कि हम जानते हैं अगर किसी की एडवांटेजेस होती है वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी होती है, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सबसे फर्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डिसएडवांटेजेस तो इसके साथ आएंगी ही आएंगी। रिक्वायर्स नॉलेजेबल ऑपरेटर्स, मतलब अगर उनके ऑपरेटर्स को ही नॉलेज नहीं होगी कि कौन सी जॉब सिमिलर है, कौन सी डिफरेंट है, तो हमें किसका ग्रुप बनाना है, किस बैच में किसको फर्दर डिवाइड करना है, तो इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए बोला है कि ऑपरेटर्स का नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड टू डिबग, इनको डिबग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लाइक कोई बार कोडिंग प्रोग्रामिंग ये होती है, कंपाइलेशन में इश्यूज आते हैं, तो ये थोड़े टफ होते हैं डिबग करने के लिए। और ये अब जैसे कि बैचेज इसमें क्रिएट करने पड़ते हैं, ऑपरेटर्स बहुत सारी हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, तो इसलिए ये कॉस्टली भी होता है। जॉब्स वेट इफ़ वन फेल्स, और अगर ये होता है अब जैसे ही सीक्वेंसली होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक टास्क कंप्लीट, तो अगर एक जॉब फेल हो जाती है, बीच में एक टास्क हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो लास्ट वाली उसके बाद की जितनी भी जॉब्स है ना उन सबको वेट करना पड़ता है। एंड प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब इज़ अनप्रेडिक्टेबल। एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था कि इसका आइडल टाइम कम है, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ना हर एक जॉब का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसको हम नहीं सोच सकते कि वो कितना आएगा। वो डिपेंड करता है कि अगर एक जॉब हमारी बहुत लंबी है, लॉन्ग टास्क है हमारा, एक कंप्लीट टास्क में बहुत टाइम लग रहा है, तो वहीं अगर कोई शॉर्ट जॉब है तो उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसीलिए इसका प्रोसेसिंग टाइम जॉब के लिए कितना है वो हम नहीं बता सकते, वो बहुत ज़्यादा लेता है ये टाइम, इसीलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड टाइप हमारा आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम इस डायग्राम को करने से पहले इसकी एक डेफिनेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद हम डायग्राम समझेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी वन एग्जीक्यूट्स एट ए टाइम, कि हमारी मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि काफ़ी सारे टास्क, जॉब्स, कंप्लीशन स्पेसिफिक जो हमें करवाना है, परफॉर्म करवाने हैं टास्क कंप्यूटर से, वो हम मेन मेमोरी में जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने लोड कर लेते हैं, बट वन एग्जीक्यूट्स एट ए टाइम। लेकिन एग्जीक्यूशन जब हम करेंगे ना, उसकी प्रोसेसिंग जब होएगी, एक टाइम पे सिर्फ हम एक ही कर सकते हैं। मेन मेमोरी में हम होल्ड तो स्टोर तो बहुत सारे प्रोग्राम्स को कर सकते हैं, 5, 7, 10 डिपेंड करता है हमारा साइज़ कितना है मेमोरी का, बट एग्जीक्यूट्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही होएगा। ऑप्टिमाइज रिसोर्स एग्जीक्यूशन, ये रिसोर्स एग्जीक्यूशन को ऑप्टिमाइज कर देता है, कम से कम हम रिसोर्स एग्जीक्यूशंस को
यूज़ करते हैं, वो कंटेक्स्ट स्विचिंग आ जाती है इसके अंदर। तो मल्टीपल प्रोग्राम का मतलब यही होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग होती है कि मेन मेमोरी में हमने बहुत सारे प्रोग्राम को लोड कर लिया है, स्टोर कर लिया है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होगी ना वो 1 बाय 1 होगी। जैसे जैसे सिक्वेंसली एक प्रोग्राम कंप्लीट होएगा उसके बाद सेकंड आ जाएगा, सेकंड के बाद जैसे ही उनका टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जॉब्स कंप्लीट हो जाएगी जो हमें परफॉर्म करवाना था, उसके बाद वो बाहर निकल जाते हैं मेन मेमोरी से, वहाँ से अपनी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। तो अब हम पहले समझते हैं उस डायग्राम को। अब इसमें देखो, इसमें हमारे मेन मेमोरी से लिंक अप है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस एंड सीपीयू। मेन मेमोरी में हमने अपनी सारी जॉब्स को एकदम से रख लिया है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, हमने 3-4 जॉब को इसके अंदर कंप्लीट टास्क करने के लिए इसके अंदर रखा हुआ है। अब सीपीयू के अंदर जॉब बी की एग्जीक्यूशन चल रही है, तो मेन मेमोरी के अंदर सी को वेट करना पड़ रहा है कि जैसे ही जॉब बी कंप्लीट हो जाएगी तो सीपीयू का टाइम किसको मिल जाएगा, जॉब सी को मिल जाएगा। इसके लिए हमें बार बार बैचेस पे या फिर दूसरी सेकेंडरी मेमोरी पे स्विच नहीं करना पड़ रहा है डाटा लेने के लिए कि हमें कौन से प्रोग्राम पे काम करना पड़ेगा, कौन सी हमारी नेक्स्ट जॉब है, वो कंटेक्स्ट स्विचिंग करनी पड़ती है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें बैचेस पे जाना पड़ता है, बार बार स्विच करना पड़ता है, सेकेंडरी मेमोरी से डाटा मेन मेमोरी में लेके आना पड़ता है, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। जॉब को प्रोसेस करने में इसीलिए टाइम लगता है। बट अगर वहीं मल्टी प्रोग्रामिंग में देखें तो हमने मेन मेमोरी में सारे प्रोग्राम्स को स्टोर कर लिया है। जैसे ही हमारी एक जॉब कंप्लीट हो जाती है वो सेकंड पे ट्रांसफ़र हो जाता है, और वो जो जॉब कंप्लीट हो चुकी है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, वो हमारे कंप्लीशन में आ जाती है। तो इसीलिए इसका जो टाइम है वो बहुत ही कम लगता है। अब एडवांटेजेस में हमारा आ जाता है इंक्रीजेज सिस्टम थ्रूपुट। इससे हमारी थ्रूपुट क्या है कि मतलब हमें जो आउटपुट रिजल्ट्स चाहिए ना वो हमारे इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि जो सीपीयू की प्रोसेसिंग हो जाती है ना वो बहुत ही फास्ट हो जाती है, और जॉब्स को हमें जल्दी से रेड्यूसेस रिस्पॉन्स टाइम। अब हमने सारी जॉब्स को जब मेन मेमोरी के अंदर ही रख लिया है, उसको वहाँ पे स्टोर कर लिया है, तो रिस्पॉन्स टाइम भी इजीली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अब दूसरी मेमोरी में हमें स्विच नहीं करना पड़ रहा है, वहीं से हम फैच कर सकते हैं सारी इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन को, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस। इसकी डिसएडवांटेजेस ना सिर्फ एक ही है कि अगर हम सिस्टम रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं ना वो डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस होती है। नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हर एक प्रोसेस के लिए टाइम स्लाइस फिक्स होता है कि एक जॉब को, एक टास्क को हमें 3 सेकंड ही देनी है, तो हर एक टास्क को 3 सेकंड ही मिलेगी। अब कोई 10 सेकंड में कंप्लीट हो, 20 सेकंड में कंप्लीट हो, डिपेंड करता है कि जॉब का साइज़ क्या है, उसका कितना टाइम कंज्यूमिंग है। तो वो हर इसको इक्वली टाइम क्वांटम में, टाइम क्वांटम का मतलब होता है कि यहाँ पे हर एक जॉब के लिए फिक्स टाइम स्लाइस होता है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग सिमिल्टेनियसली विद राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इसके साथ साथ जैसे अगर हमारी एक प्रोसेस के ऊपर, एक टास्क के ऊपर एग्जीक्यूशन चल रही है, तो वहीं पे अगर उसको इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज की एलोकेशंस की ज़रूरत है, या उनका कोई दूसरे ड्राइवर्स पे कोई काम है, तो वो साथ के साथ अपना दूसरा काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ताकि सीपीयू में बिल्कुल भी फ्री टाइम ना मिले, वो आइडल ना रहे। तो इसीलिए इसके अंदर बहुत सारी एग्जीक्यूशंस और प्रोग्राम साथ के साथ चलते रहते हैं। इसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक टास्क, एक प्रोसेस को हम कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड प्रोसेस पे जा रहे हैं, हर एक के लिए टाइम फिक्स है, तो अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसको रिमूव कर देते हैं हम, लेकिन अगर वो चल रही है फर्दर तो उसको रेडी क्यू में डालना पड़ता है हमें। दी टाइम दैट टेक ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम। क्वांटम किसे बोला जाता है, वो स्पेसिफिक टाइम जो हर एक जॉब के लिए फिक्स किया गया है, जैसे 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, डिपेंड करता है कि कितना टाइम क्वांटम फिक्स किया गया। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत अलग चीज़ है, तो इसे जिसके अंदर टाइम स्लाइस आ जाए ना वो हमारा मल्टीटास्किंग के अंदर आ जाता है, और जब हमने सारे प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में स्टोर कर दिया है वो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता है। इस चीज़ को याद रखना है, ये डिफरेंस मैच दी कॉलम्स में देखने को मिलता है। मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्ट, और उसमें हम कंफ्यूज होकर फिर गलत कर देते हैं सारी चीज़ों को, तो इसको रिमेंबर रखना। मल्टीटास्किंग में क्वांटम आता है। उसके बाद आ जाती है हमारी एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती है, ईच टास्क गेट्स फेयर सीपीयू टाइम। अब जब टाइम
क्वांटम फिक्स हो चुका है हर एक जॉब के लिए, तो हर किसी को फेयर चांस ही मिलेंगे कि सबके लिए फिक्स है, तो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। उसके बाद लेस चांस ऑफ डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर इंस्टांसेस, इसमें डुप्लीकेसी के बहुत ही कम चांस होते हैं। सीपीयू डाउन टाइम इज मिनिमाइज, मतलब सीपीयू को फ्री रहने का टाइम ही नहीं मिलता, वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही किसी जॉब को अगर इनपुट आउटपुट की ज़रूरत है तो वो अगर दूसरी प्रोसेस पे स्विच करता है, दूसरे टास्क पे स्विच करता है प्रोसेस, तब तक वो अपने इनपुट आउटपुट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी रिसोर्स एलोकेशंस थी, वो अपना काम कर चुका होता है। तो इसीलिए सीपीयू के फ्री होते ही फर्स्ट प्रोसेस से सेकंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसीलिए उसके पास टाइम नहीं होता इतना। मल्टीपल यूजर्स शेयर सीपीयू मेमोरी एंड पेरिफेरल्स एफिशिएंटली, तो अब इसमें बहुत सारे यूजर्स सीपीयू मेमोरी और सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एफिशिएंटली शेयर कर सकते हैं। कंकरेंट वर्क रिड्यूसेस वेटिंग टाइम्स, इसमें जो काम करते हैं हम साथ के साथ चलने वाला पैरेलल में, वो हमारा टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। रियल टाइम इंटरेक्शन एनहांसेस यूजर सेटिस्फेक्शन ओवर बैच प्रोसेसिंग, अब इसमें हमारा रियल टाइम इंटरेक्शन होता रहता है कंप्यूटर के साथ, तो इससे यूज़र की सेटिस्फेक्शन जो है ना इंक्रीज़ हो जाती है, उससे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि मेरा टास्क कम्प्लीटली कैसे कंप्लीट हो रहा है और वो चल रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। वहीं अगर बैच प्रोसेसिंग की बात करें तो हम उसमें डायरेक्टली इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए उसकी वो डिसएडवांटेजेस थी, तो इसमें इसकी एडवांटेज होगी। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या आती है इसके अंदर, सिस्टम में हैव ओवर हीट अंडर हैवी लोड्स, अब क्योंकि सीपीयू को तो टाइम मिलता ही नहीं है फ्री होने का, वो कंटिन्यूसली वर्क किए जा रहा है, तो इसलिए वो ओवर हीट हो जाता है हैवी लोड्स की वजह से। रिलायबिलिटी प्रॉब्लम, कई बार रिलायबिलिटी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है इसके अंदर। वन मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम्स एंड डाटा, कई बार थोड़ा सा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इंटीग्रिटी का इशू आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि हमें रेडी क्यू से बार बार स्विच करनी पड़ती हैं चीज़ें, कई बार प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इसकी सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी में प्रोग्राम्स के डाटा और इन्फॉर्मेशन में कोई चेंजेस ना हो जाए, प्रोसेसिंग के बीच में हम कुछ मिसमैच या मिसअंडरस्टूड ना कर जाए, तो इसकी थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसीलिए इसके डिसएडवांटेजेस में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग, इसके नाम से पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग का मतलब प्रोसेसर, इसमें बहुत सारे सीपीयू प्रोसेसर्स अलग अलग हो जाते हैं। मेमोरी हम शेयर्ड रखते हैं, तो इसमें अलग अलग प्रोसेसर, जैसे इसमें 3 सीपीयू दिखाए गए हैं, सीपीयू रजिस्टर कैशे, ये अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए इसको मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। इट यूजेज मल्टीपल सीपीयूज फॉर रिसोर्स एग्जीक्यूशन एनहेंसिंग सिस्टम थ्रूपुट, ताकि जितना भी लोड, अब जैसे लास्ट वाले में हमने पढ़ा मल्टीटास्किंग में कि ओवरहीट हो जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उसका लोड पड़ने से जैसे ही वो ओवरहीट होने लग जाता है सिस्टम, तो उसको कम करने के लिए हमने मल्टी प्रोसेसर्स का यूज़ किया है कि अलग अलग सीपीयू लगा देते हैं हम एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि उस पर लोड कम रहे और वो अच्छे से अपना थ्रूपुट देता रहे, उससे हमारा सिस्टम में कोई ओवरहीट प्रोड्यूस ना हो। उसके बाद उसके एडवांटेजेस क्या आ जाती है, इंक्रीज सिस्टम थ्रूपुट, अब इससे सिस्टम थ्रूपुट और ज़्यादा इंक्रीज होगी। पहले हम एक ही सीपीयू पे कर रहे थे, अगर हमें 10 टास्क कंप्लीट करवाने हैं तो उसको एक ही सीपीयू हैंडल कर रहा था, अब हमें वही अगर टास्क हैंडल करवाने हैं तो हमने 5-6 लगा लिए, तो हर एक 2-2 को करेगा, तो बहुत ईजिली उससे उसका थ्रूपुट है जो इंक्रीज हो जाएगा। रिडंडेंसी विद मल्टीपल प्रोसेसर इफ़ वन फेल्स, अगर एक प्रोसेसर भी फेल हो जाता है तो हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास 3-4 हो रहे हैं, हम अपना टास्क उससे कंप्लीट करवा लेंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं आता। वहीं अगर लास्ट वाले की बात करें, हम अगर हमारा सीपीयू ही ख़राब हो गया तो हमारी सारी कंप्लीट हमारे टास्क है, हमारी प्रोसेसेस हैं, वहीं पे स्टॉप हो जाएंगी। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो अगर एक प्रोसेसर में कोई फेलियर ओकर होता है, हम उसको स्विच कर सकते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरे प्रोसेसर के ऊपर। वहीं अगर इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या है, कम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू मल्टीपल सीपीयूज, इसके अंदर सिर्फ एक सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि मतलब हमें समझने में ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, प्रोसेसर्स को स्विच करना पड़ता है कि किसके पास कितना टास्क है, किसके पास, हमें उसको मैनेजमेंट कंट्रोल करने में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है मल्टीपल सीपीयूज को, बाकी इसकी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग के 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। जैसे इसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे 3 सीपीयू हैं और 3 ही प्रोसेसर लगे हुए हैं, ये नहीं है कि फर्स्ट सीपीयू प्रोसेसर 1 को ही काम देगा, सेकंड वाला सेकंड को, थर्ड वाला थर्ड को, नहीं, जिसके पास कम लोड होगा ना उसको वो काम दिया जाता है। जैसे ईच प्रोसेसर लर्न्स आइडेंटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीज, प्रोसेसर कोऑर्डिनेट फॉर सिस्टम एफिशिएंसी, सीपीयू शेड्यूलिंग असाइंस टास्क टू लीस्ट बर्डन सीपीयू एंड नोन एज शेयर्ड एवरीथिंग सिस्टम ड्यू टू शेयर्ड मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट बस। सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग में ये होता है कि इसमें हर एक चीज़ शेयर्ड होती है, मेमोरी भी, इनपुट आउटपुट बस भी, प्रोसेसर भी, तो इसीलिए इसको शेयर्ड एवरीथिंग सिस्टम भी बोला जाता है। इसके नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग का दूसरा नाम क्या है। वहीं अगर इसकी बात करें तो
ये चेक करता है कि किस प्रोसेसर के पास सबसे कम काम है, किसके पास सबसे कम टास्क है, तो वो आगे उसके बाद ही असाइन करवाता है कि सीपीयू को शेड्यूल करने के लिए हमें नेक्स्ट टास्क किससे परफॉर्म करवाना है और किसको प्रोवाइड करवाना है। इसकी एडवांटेजेस क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोसेसर फेलियर्स डोंट डिस्टर्ब अदर्स। ये सारे के सारे प्रोसेसर इंडिपेंडेंट है, तो अगर एक में कोई फेलियर या इंटरप्ट डिसरप्ट कोई भी एरर इशू प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो दूसरों को अफेक्ट नहीं करती, वो ईजिली कवर अप हो जाती है बाकी प्रोसेसर्स के साथ। वर्कलोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रोसेसर, किसी भी प्रोसेसर पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, सबके साथ बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसी के साथ भी कम ज़्यादा नहीं होता। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हर एक रिसोर्स का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जाता है। और डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाते हैं? अब हर एक सीपीयू के लिए अलग से प्रोसेसर है और सारी चीज़ें हैं, तो अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी और हायर कॉस्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि किसको स्विच करना है, किसके पास ट्रांसफ़र करना है, किसका बर्डन कम है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसको टास्क असाइन करवाना पड़ता है, तो इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ज़्यादा प्रोसेसर और सीपीयू बहुत सारे यूज़ हो रहे हैं तो कॉस्ट भी इसकी हाई हो जाएगी। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन प्रोसेसर कैन बी चैलेंजिंग, वही है कि प्रोसेसर्स के बीच में सिंक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो जाता है। बाकी ये थ्रूपुट बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करके देता है। फिर हमारा आ जाता है सेकेंड इसका पार्ट, एसिमेट्रिकल मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है ना कि एक मास्टर, मतलब एक सीपीयू को हमने मास्टर की पोजीशन पे रख दिया और उसके बाद सारे स्लेव्स हैं, मतलब वो उसके अंडर काम करेंगे। मास्टर प्रोसेसर बना दिया जाता है एक सीपीयू को, उसके अंडर काम करते हैं 1 2 3 जितने भी काम करने होते हैं। अब मास्टर को हर एक स्लेव को हर एक प्रोसेसर को टास्क असाइन करवाना पड़ता है। वो रेडी क्यू तैयार करता है सारी प्रोसेसर लोकेशंस के लिए। वो अपने अंदर एक शेड्यूल, मास्टर ना एक शेड्यूल बना लेता है कि मैंने किस सीपीयू को कौन सा काम प्रोवाइड करना है, फर्दर आगे किसका कितना बर्डन है, किसके पास ज़्यादा काम है, किसके पास कम काम है, तो ये सारी मैनेज करता है मास्टर प्रोसेसर। तो इसमें ये आ जाता है कि एक सीपीयू को मास्टर बना के उसके अंडर 5-7 सीपीयू को रखा जाता है, उन्हें स्लेव्स के नाम से बोला जाता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या आ जाती है? कॉस्ट इफेक्टिवली, अब वही है कि अगर कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ये इजी टू डिज़ाइन और मैनेज होता है, क्योंकि सिर्फ एक मास्टर स्लेव को ही सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, और स्केलेबल होता है, ईजिली हम इसको अलॉट करवा सकते हैं, काम करवा सकते हैं, और इजी टू यूज़ और अंडरस्टैंड होता है। वहीं अगर इसकी डिसएडवांटेजेस देखें तो अगर मास्टर स्लेव में कोई फेलियर अकर हो जाता है तो हम किसी भी प्रोसेसर से काम नहीं करवा सकते, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेस होती है। एंड बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मास्टर स्लेव स्टार्टिंग में ही सबको वर्कलोड प्रोवाइड करवाता है, तो कई बार अनइवन वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिल जाता है, तो इसीलिए ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। एंड प्रोसेसर्स में ये मेमोरी शेयर नहीं करते एक दूसरे के साथ, इसमें खुद की अपनी एक मेमोरी होती है, तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेजेस है। तो नेक्स्ट टाइप हमारा आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट्स जो होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। हमें एक छोटे से टाइम का रिस्पॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है हमारे लिए। अगर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा भी डिले हो सकता है ना तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट, इंसिडेंट या फिर कोई भी प्रॉब्लम या इशू क्रिएट हो सकता है। ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे मिसाइल सिस्टम में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल में या फिर रोबोटिक्स में यूज़ होता है, तो वो हमारा रियल टाइम में होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स हमने पढ़े थे, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हमारी 1 सेकेंड 0.00 नैनो सेकेंड्स की भी हम ज़्यादा देरी या फिर कुछ इशू क्रिएट हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इंसिडेंस हो सकता है। जैसे स्ट्रिक्ट टाइम कॉन्स्टेंट्स विद नो एक्सेप्टेबल डिलेज, हल्का सा भी डिले नहीं होना चाहिए, वरना ये बहुत ही हार्मफुल हो सकता है किसी की भी लाइफ के लिए खतरा बन सकता है। जैसे यूज्ड इन लाइफ क्रिटिकल एप्लीकेशंस, बहुत ही जानलेवा हमला हो सकता है, मतलब किसी की जान भी जा सकती है, ऐसे सीरियस एप्लीकेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। जैसे ऑटोमेटिक पैराशूट्स और एयरबैग्स, अगर हमने पैराशूट्स का यूज़ किया और वो टाइम पे ओपन ही नहीं हुए तो किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की जान भी जा सकती है। वहीं अगर कार में हमारे एयरबैग्स लगे होते हैं, किसी एक्सीडेंट हो गया किसी का और वो टाइम पे ओपन ही नहीं हुए, अगर वो ऑन हो जाते हैं तो बंदे की जान बच सकती है। लेकिन अगर वो बाई चांस अगर नहीं हुए, 1 सेकंड का भी डिले हो गया तो उसकी जान जा सकती है। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी डिले एक्सेप्टेबल नहीं होता, 0.000 नैनो सेकेंड्स का भी नहीं होता। वहीं अगर सॉफ्ट रियल टाइम की बात करें तो उसमें थोड़ा बहुत चल जाता है। जैसे हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स होती है, कई बार 1-2 सेकंड ऊपर नीचे भी हो जाता है, उससे कोई इशू क्रिएट नहीं होता। तो सॉफ्ट रियल लाइफ में इतना डिले चल जाता है, बट हार्ड रियल टाइम में बिल्कुल भी नहीं चलता। इसीलिए
इन दोनों का सबसे मेन डिफरेंस यही है। एडवांटेजेस क्या क्या आ जाती हैं, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम डिवाइसेस का बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं तो इसकी आउटपुट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम होती है। और इसमें टास्क स्विचिंग का टाइम भी बहुत ही कम होता है, 3 माइक्रोसेकंड्स होता है। और इसमें प्रायोरिटी मतलब हर एक एप्लीकेशन को जिसको भी टास्क हमने जो भी कंप्लीट करना है ना, तो वो प्रायोरिटी वाइज करता है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे है, वो डिपेंड करता है। ये इसमें ये प्रोसेसिंग नहीं होती कि पहले जो आया उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, सेकंड वाले को सेकंड में कंप्लीट करेंगे, नहीं, इसमें प्रायोरिटी फिक्स होती है कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इस टास्क की है तो हमें सबसे पहले यही कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए बहुत स्टेबल होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट आ गया। एंड इट ऑपरेट्स विद मिनिमल एरर्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम रिक्वायरमेंट्स और रिस्पॉन्सिवनेस है, बहुत ही कम रिस्पॉन्स टाइम लेता है टास्क स्विचिंग के अंदर भी, तो इसमें एरर्स के चांस बहुत ही कम होते हैं, या कहें कि ना के बराबर होते हैं। और इसकी मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। वहीं अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फ्यू टास्क रन सिमिल्टेनियसली टू अवॉइड एरर्स को ना अवॉइड करने के लिए हमें इसके साथ के साथ बहुत सारे टास्क को चलाना पड़ता है कि वो उसको कवर अप कर सके, ताकि उसके अंदर एरर कोई भी ना आए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसको हाई क्वालिटी के रिसोर्सेज को सिस्टम की ज़रूरत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है ये। और इसके एल्गोरिथम बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। डिज़ाइन को किसी भी जैसे रोबोट हो गए हमारे, मिसाइल्स होगी, तो उनका डिज़ाइन बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसके एल्गोरिथम और सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें हमें कुछ स्पेसिफिक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है अलग से, ताकि हम उनके सिग्नल्स को इंटरप्ट कर सके, क्विक रिस्पॉन्सेज हमें प्रोवाइड किए जा सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। लेकिन पुअर एट स्विचिंग टास्क ड्यू टू लिमिटेड थ्रेड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, कुछ चीज़ों में क्या हो जाता है ना, इनकी लिमिटेड थ्रेड प्रायोरिटी होती है मैनेजमेंट के अंदर, तो वो तब स्विचिंग टास्क जो होते हैं ना, वो उसकी मैनेजमेंट बहुत ही पुअर हो जाती है, बहुत ही बेकार हो जाती है। बाद हमारा आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या होता है कि एक सेंटर में हमारा फाइल सर्वर होता है और उसमें बहुत सारे क्लाइंट एक साथ काम कर सकते हैं। ये सर्वर पे रन करता है और इसके साथ हम मैनेज करते हैं डाटा, यूज़र्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और नेटवर्किंग फंक्शन, सब कुछ सर्वर से मैनेज किया जाता है और उसी के ऊपर वो चलता है। इसमें शेयर्ड फाइल्स भी अलाउड होती हैं, प्रिंटर सिक्योरिटी, हम हर एक चीज़ को प्राइवेट नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं, अलो कर सकते हैं। और इसमें नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र कनेक्शन को भी हमें माइंड में रखना पड़ता है कि यूज़र को किस कनेक्शन पे काम करना है, कौन सी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है उसके, वाईफाई यूज़ कर रहा है, डाटा केबल यूज़ कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती हैं। इसमें इसको बोलते हैं नोन एज टाइटली कपल सिस्टम, तो इसको टाइटली कपल सिस्टम भी बोला जाता है। टाइटली और लूजली कपल का डिफरेंस हम इसके बाद में पढ़ेंगे, तो डिटेल में मैं वहाँ पे बताऊँगी। अभी जस्ट ये याद कर लो कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम टाइटली कपल सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एडवांटेजेस। हाईली स्टेबल सेंट्रलाइज सर्वर्स, अब ये सर्वर सेंटर में रखे जाते हैं ताकि इसको ओवरऑल एक्सेस किया जा सके, डाटा को फेच किया जा सके, इसमें अपडेशन एंड एग्जीक्यूशंस किया जा सके, तो ये हाईली सेंट्रलाइज होता है। सिक्योरिटी मैनेज थ्रू सर्वर्स, इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही जगह से बहुत सारा डाटा रिसीव हुआ जा रहा है, रिट्रीव किया जा रहा है, फेच किया जा रहा है, तो इसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें नई टेक्नोलॉजीज़ की इंटीग्रेशन ईजी होती है और हार्डवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। रिमोट सर्वर एक्सेस है, वेरियस लोकेशन से हम कहीं पे भी बैठ कर इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट हम कहीं ट्राई करते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से हम कहीं से भी बैठे कुछ भी मंगवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नेटवर्क की एडवांटेजेस में। वहीं अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सर्वर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बिल्कुल रूम जैसे भी होते हैं काफ़ी सारों के, तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। और सेंट्रल लोकेशन के बहुत सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि हमें सेंट्रल लोकेशंस के ऊपर ही रिले करना पड़ता है यूज़र्स को, वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स की ज़रूरत रहती है ताकि कोई भी सर्वर में इश्यूज़ क्रिएट ना हो सके, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। उसके बाद हमारा लास्ट वन आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारा कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन इसमें शेयर्ड नहीं होते, हर एक की अपनी अपनी मेमोरी, कैशे, डिस्क वगैरह खुद से होती है। तो जैसे इसमें आर्किटेक्चर दिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस कंप्यूटर्स, इसमें हर एक कंप्यूटर की अपनी मेमोरी, डिस्क वगैरह है और हम कम्युनिकेट कर रहे हैं नेटवर्क से, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसको हम लूजली कपल सिस्टम बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि हमें बस शेयर करनी है, मेमोरी शेयर करनी है, कहीं से डाटा फेच करना है, नहीं, उनका डाटा खुद के पास अपना पर्सनल होता है, इंडिपेंडेंट होता है। प्रोसेसर्स वेरी इन साइज एंड फंक्शंस, हर एक प्रोसेसर का साइज़ और फंक्शन डिपेंड करता है हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
इंडिपेंडेंट सिस्टम्स एंश्योर वन फेलियर डजेंट अफेक्ट अदर्स, क्योंकि हमें पता है कि इसमें सारे के सारे सिस्टम इसके इंडिपेंडेंट होते हैं, तो अगर एक कोई फेल हो भी जाए तो बाकियों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें डाटा एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया। एंड शेयर रिसोर्सेज लेड टू फास्ट एंड ड्यूरेबल कंप्यूटेशंस, शेयर रिसोर्सेज की वजह से इसका जो काम करने का लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है कंप्यूटेशन के अंदर। रिड्यूस लोड ऑन दी होस्ट कंप्यूटर, अब होस्ट कंप्यूटर पे जो लोड है ना वो बहुत ही कम हो जाता है। इजीली स्केलेबल बाय एडिंग मोर सिस्टम्स, हम इस नेटवर्क्स में कितने भी सिस्टम ऐड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है, 5 10 15 20, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती इसके अंदर। रेड्यूसेस डिले इन डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग के अंदर जो डिले होता था वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। वहीं अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेन नेटवर्क फेलियर होल्ड्स एंटायर कम्युनिकेशन, वही है कि जिस नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे थे, चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो अगर हमारा फेल हो जाता है तो फिर सारा सिस्टम है जो मेन नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्टेड था तो वो फेल हो जाएगा, इश्यूज़ क्रिएट हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लैक ऑफ वेल डिफाइंड लैंग्वेज फॉर एस्टेब्लिशिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, यहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है कि हमें किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, चीज़ों को मैनेज करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जैसे जैसे इसके सॉफ्टवेयर जैसे जैसे हम इसके में काम करते हैं तो इसकी सॉफ्टवेयर्स की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाती है, वो बहुत ही ईजिली समझने के लायक नहीं है। जैसे पास्कल हो गया, फोर्टन, बहुत पहले वाली लैंग्वेज जो होती थी वो थोड़ी सी टफ होती थी, हमारे समझ से बाहर है, तो इसलिए ये थोड़ा वो हो जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड को हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन था, हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो टाइटली कपल्ड था, और वही अगर डिस्ट्रीब्यूटेड था तो हमारा लूजली कपल्ड था। तो आइए अब हम इनका डिफरेंस करते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी कि लूजली कपल्ड में डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है हमारी, और वहीं टाइटली कपल्ड में हमारी शेयर्ड मेमोरी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एज लो डाटा रेट, क्योंकि अब ये इंडिपेंडेंट होता है तो हर एक के पास अपना खुद का डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसका डाटा रेट बहुत ही लो होता है। लेकिन वहीं अगर टाइटली की बात करें तो इसमें हाई डाटा रेट होता है। मल्टी प्रोसेसर के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें शेयर्ड मेमोरी होती है, तो शेयर्ड मेमोरी पे जितना भी हमें टास्क कंप्लीट करना होता है, जो यूज़र्स ने इंस्ट्रक्शंस दी होती है, तो वो सारा का सारा जो शेयर्ड मेमोरी पे होता है, तो वहाँ पे डाटा जो होता है वो हाई रेट में होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और वॉल्यूम में होता है। द कॉस्ट ऑफ लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम इज़ लेस, तो एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड और लूजली कपल सिस्टम्स की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, और वो वहीं पे टाइटली की बहुत ज़्यादा होती है। लूजली कपल्ड में हम कनेक्ट करने के लिए मैसेज ट्रांसफ़र सिस्टम नेटवर्क का यूज़ करते हैं, वहीं अगर टाइटली कपल्ड नेटवर्क्स की बात आ जाए तो PMIN, IOPN और ISIN नेटवर्क्स का हम यूज़ करते हैं। लूजली कपल्स में ना मेमोरी में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता, क्योंकि हर एक सिस्टम के पास अपनी खुद की मेमोरी होती है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो वहाँ पे कोई भी इशू अराइज नहीं होता कि वो एक्सचेंज हो गया, मैं अभी काम कर रहा हूँ, वो फ्री नहीं है मेमोरी, तो मुझे उस पर अपना डाटा डालना था, तो ऐसी कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होते। वहीं अगर टाइटली की बात करें तो इसमें होते हैं, क्योंकि ये शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहा होता है, तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट्स किस में होते हैं, टाइटली कपल्ड में होते हैं। और जो लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है उसकी डिग्री लो होती है इंटरेक्शन करने की टास्क के बीच में, और वहीं अगर टाइटली की करें तो वो हाई डिग्री होती है, उसको इंटरेक्ट करके काम करना पड़ता है, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी है उनकी, तो इंटरेक्शन के बिना उनका काम ही नहीं चलेगा। कि अगर अब तुम्हारे पास मेमोरी है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे फ्री हो जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो इसीलिए इसमें इंटरेक्शन की जो डिग्री होती है ना वो बहुत ही हाई होती है टाइटली कपल्ड में, और लूजली में लो होती है। और अगर लूजली कपल की हम बात करें ना तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, वहीं अगर टाइटली कपल का करें तो इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ये IOPN के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट की डिवाइसेस में। एप्लीकेशन ऑफ लूजली कपल्ड माइक्रो प्रोसेसर आर इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, वही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम्स में हम लूजली कपल्ड को यूज़ करते हैं, और टाइटली कपल्ड हमारा नेटवर्क या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम्स में यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा था बेसिक डिफरेंस ऑफ लूजली कपल्ड एंड टाइटली कपल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बार आए हुए हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, एक एक पॉइंट को अच्छे से, समझ गए। अब हमारे सारे के सारे टाइप्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम एक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा सबका, ताकि हमारा एक समरी वर्जन माइंड में
कंक्लूजन जैसा याद हो जाए, दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए चीज़ें। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या था, उसमें ऑपरेटर ग्रुप सिमिलर जॉब्स को ग्रुप करके बैचेस में कन्वर्ट कर देता था, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती थी। डाटा और प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड, ग्रुप्ड एंड प्रोसेस्ड एट ए लेटर डेट। तो इसमें यही है कि प्रोग्राम्स और डाटा को कलेक्ट करके ग्रुपिंग की जाती थी, उनका बैच बनाया जाता था, फिर उनको प्रोसेस किया जाता बाद में। जैसे एग्जांपल में पेरोल आ गया, बिलिंग वाला सिस्टम, जिस बंदे ने हैंडल किया ना उसको पता होगा कि बैचेस कैसे बनते हैं, स्टॉक कंट्रोल, ये सारा आ जाएगा इसके यूज़ में। उसके बाद आ जाता है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, अलाउज द यूजर एंड द कंप्यूटर टू बी इन डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेशन। इनका टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। जैसे हम ATM में पैसे निकालने जाते हैं तो उसमें हम जो जो चीज़ें करते हैं वहाँ से हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है, सेलेक्ट फ्रॉम ए मेन्यू एट ATM, इसका यूज़ आ गया। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट्स इमीडिएटली अफेक्ट द आउटपुट्स, टाइमिंग इज़ क्रिटिकल। ये दोनों पॉइंट की हम साथ के साथ हमें इनपुट जैसे ही देते हैं आउटपुट्स हमारी अफेक्ट हो जाती है, और इसका टाइम बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल आ जाएंगे इसके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स, रोबोटिक्स, मिसाइल्स, ये सारे यूज़ आ जाते हैं हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, हमारा एक सर्वर होता है, उससे बहुत सारे पीसीज कनेक्ट होते हैं, तो वो डाटा और रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल सिस्टम्स को एक्सचेंज करने के लिए हमें रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, फिर एक्सेस मिलते ही हमारे पास डाटा आ जाता है। तो ये सारा आ जाता था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसका यूज़ क्या है, मैनेज सिमिल्टेनियस एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र्स, एक ही साथ बहुत सारे यूज़र्स उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन शॉपिंग करते हैं, तो ये सारे, ज़रूरी तो नहीं है हम अकेले उस पर काम कर रहे हो, पता नहीं कितने लोग उसको खोल के बैठे होते शॉपिंग करने के लिए, तो एक साथ बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंडल मैनी पीपल रनिंग देयर प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर एट द सेम टाइम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग उस प्रोग्राम को हैंडल कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो सारा आ जाता है मल्टी यूज़र के अंदर। ए नंबर्स ऑफ टर्मिनल कम्युनिकेटिंग विद द सेंट्रल कंप्यूटर विद अलोकेट्स प्रोसेसिंग टाइम टू ईच टर्मिनल इन टर्म। उसके बाद हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग आ जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था कि हमने सारे के सारे प्रोग्राम्स को इन मेमोरी में स्टोर कर लिया है, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ईच जॉब इज़ अलॉटेड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम स्लाइस इन टर्म, उसको हर एक टाइम का फिक्स टाइम स्लाइस दिया जाता है। मल्टीटास्किंग में क्या था कि एबिलिटी टू होल्ड सेवरल प्रोग्राम्स इन रैम एट वन टाइम बट द यूजर, इन दोनों में ना ये एक्सचेंज हो गया है, आप गलती मत करना। मल्टीटास्किंग में हमारा आ जाएगा टाइम स्लाइस वाला, एग्जाम्पल ऑफ यूज़ में उसको थोड़ा ध्यान से कर लेना। और मल्टी प्रोग्रामिंग में आ जाता है हमारा यूसेज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फैसिलिटेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा। तो हमारी फर्स्ट वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है, इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हमारे 3 टाइप्स रह गए, ड्यूल मोड्स ऑपरेशन इन ऑपरेटिंग सिस्टम और मिसलेनियस टर्म्स लाइक लिंकिंग एंड लोडिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, राधे राधे।